बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन देखें तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, हाँ बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। मींस बायो मींस होता है लाइफ, तो हम लोग लाइफ को यूज कर रहे हैं। लाइफ किसमें, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो हम लोग लाइफ को यूज करेंगे किसमें, टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके, किस मतलब कि बायो के प्लस साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ मेथड्स का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना, और ऑर्गेनिज्म भी बनेंगे टू इंप्रूव द सोसाइटी एंड ह्यूमन हेल्थ। सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इन सिंपल वे बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम लोग बायोलॉजी में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को बेहतर बना रहा है, ठीक है, अपने लाइफ को बेहतर बना रहा है। कुछ ऐसी खोजें कर रहा है जो हमारे जो लाइफस्टाइल है या सोसाइटी का जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर बना रहा है और अच्छा बना रहा है। कैसे, चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ पहले से ही पढ़ रखा है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज द एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल है क्या। अब देखो जैसे वो ऐसे कपल्स हैं जिसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया, वहां पर टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, ठीक है ना। हमने क्या करा, टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया। ओवम को बाहर निकालना एक क्या है भाई, एक टेक्निक के थ्रू निकाल रहे हैं ना हम लोग। फीमेल के बॉडी से ओवम को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मेल के बॉडी से स्पर्म आ रहा है, फर्टिलाइजेशन बाहर हो जा रहा है, ट्यूब में हो जा रहा है, और फिर उसको इंसर्ट कर दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी यूज किया हमने। तो ये कितना बड़ा मतलब एक ह्यूमन, एक सोसाइटी में क्या मिला भाई, जो कंसीव नहीं कर पाता उसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो ये ह्यूमन को क्या हुआ, उससे फायदा हुआ, ठीक है। और अगर हम लोग एग्जांपल देख ले, जेनोम प्रोजेक्ट, जिससे हम लोग पूरा जीन, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रीड कर सकते हैं, और उसको खत्म करने की भी दवाइयां इंप्रूव हो चुकी है विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ है, किस बेस पेयर में प्रॉब्लम है ना। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, और बेस पेयर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी खोज कहाँ से हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हुआ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी जितने हैं वो क्या हो गए, हम लोग के सॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो ये भी इंप्रूव हो रहा है, सोसाइटी मीन्स ह्यूमन का सोसाइटी इंप्रूव हो रहा है ना, ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नहीं, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी क्या है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या करता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्या करता है, ठीक है, बीटी कॉटन। फिर भी एक नॉर्मल, चलिए बताइए, अब मान लीजिए कि आप क्या हैं, एक फार्मर है, ठीक है। चलो समझाने के लिए आप लोग को बताती हूँ कि कहाँ फायदा कर रहा है ये बायोटेक्नोलॉजी। आप एक फार्मर है, ठीक है। अब आपका मोटिव है, आपको एक फील्ड दे दिया गया है कि आपको उसमें क्या करना है, क्रॉप को प्रोड्यूस करना है। आपका मोटिव क्या होगा, हाँ ठीक है। आपका दो मोटिव होगा कि जो भी मेरा क्रॉप का प्रोडक्शन हो वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो प्लस क्वालिटी भी हो। हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते, हम लोग क्वालिटी देख कर लेते हैं किसी चीज को। लेकिन अगर आप एक फार्मर है तो आप अगर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी की चीज उगाएंगे तो आपको ही फायदा होगा ज्यादा। हम लोग को मेन क्या है, फार्मर तो अर्निंग करना है ना, ठीक है। अब उसको इंप्रूव करने के लिए, मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए वो नॉर्मल प्रोसेस यूज नहीं करता है, वो टेक्निक्स यूज करता है, ठीक है। टेक्निक्स जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइब्रिड सीड के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में, है ना। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या था कि डिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है ना, दो प्लांट जो आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग चाहेंगे कि जो क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं वो उसमें कोई पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह ना लगे, यही चाहेंगे हम लोग, क्योंकि वही क्वालिटी को खराब करते हैं। तो भाई हम लोग कोई भी प्लांट लगाए हैं उसकी कई स्पीसीज होती है। फॉर एग्जांपल चावल ही उगा लीजिए, राइस की कितनी सारी स्पीसीज है ना, अलग अलग तरह का राइस है। अगर मैंगो, चलो मैंगो गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिलते हैं, इसके सब स्पीसीज मैंगो के मिलते हैं ना।
आप कौन सा खरीदते होंगे? जो बाहर से भी अच्छा दिख रहा हो और जिसका टेस्ट भी अच्छा हो, ऐसा ही खरीदेंगे ना। हाँ, जो बाहर से दिख तो रहा है ठीक, लेकिन खाए तो खट्टा लगा, फिर आप दोबारा उसको नहीं लोगे। वैसी स्पीसीज प्रीफर करेंगे जो मीठा है, या जिसका स्वाद आपको अच्छा लग रहा है। तो क्या करते हैं भाई, हम लोग दो प्लांट लेते हैं। एक फार्मर सोचता है कि भाई एक तो हमारे जो क्रॉप्स हम लोग लगा रहे हैं उसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए, तो कोई ना कोई स्पीसीज ऐसी होती है जो क्या होती है, जो रेजिस्टेंट होती है, ठीक है ना, जिसका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है। ठीक है, कोई ना कोई स्पीसीज होती है जिसका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, कोई स्पीसीज ऐसी होती है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये दोनों को प्लांट्स का क्या करता है, को लेता है, उसको हाइब्रिड बनाता है। अब यही टेक्निक है, यही टेक्निक है, बायोटेक यही कर रहा है ना। दोनों से जीन को निकाला, मिक्स किया और एक न्यू प्लांट फॉर्म किया। अब उस प्लांट का जो सीड होगा वो सीड क्या है, हाइब्रिड सीड है। उसको भाई उगाइए आप अपने खेतों में, उसमें दोनों के गुण नजर आएंगे। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वी ऑल्सो यूज द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तीन फील्ड स्पेशली हैं जो बहुत बहुत क्या कर रहे हैं, फायदा दे रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, पूरी सोसाइटी को। ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब भी और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी दवाइयों की खोज हो चुकी है, एंटीबायोटिक्स की खोज हो गई है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, वैक्सीन की खोज हो चुकी है। ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके किसके रिजल्ट है, ये सारे के सारे रिजल्ट है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं हम लोग, बायोलॉजी को यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ मेथड्स यूज कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म को ही बहुत सारे माइक्रोब से हम लोग नया नया वैक्सीनेशन इंप्रूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इंप्रूव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी को और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है ना। तो ये क्या है एक्चुअली में, एप्लीकेशंस है इसके, या यूज कह सकते हैं हम लोग, यूज कह सकते हैं या एप्लीकेशन कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। किसमें कहाँ यूज, अभी मैंने बताया फॉर द टेस्ट ट्यूब बेबी, अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको ये सब लिखना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन में। ठीक है ना। दूसरा क्या बताया मैंने, इन द फील्ड ऑफ टू इम्प्रूव या टू सॉल्व द जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सॉल्व की जगह करेक्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं, टू करेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। अच्छा, बेसिक क्या है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है कि जीन्स को निकालते हैं हम लोग, डीएनए को निकालते हैं, है ना। दो डीएनए को हम लोग मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। अभी हम लोग अभी आज के चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है ना, ये कैसे किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्यों हम लोग मिक्स कर पा रहे हैं दो, जो बेसिक है वो क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, बेसिक है डीएनए। ठीक है, और बेसिक क्या हम लोग जान रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात करा हुआ है, लास्ट डीएनए जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसमें लगभग 3 बिलियन क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं ना एक डीएनए। ठीक है ना, मतलब हमारे अंदर जितने हैं, तो फिर हमारे इतने में 3 बिलियन बेस पेयर्स है, जिसमें से हम लोग बात किए थे जब हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, है ना, कि 99% हमारा जो बेस सीक्वेंसेस हैं वो सेम है, पढ़े थे ना। सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है। ठीक है, सिर्फ 1% का डिफरेंस होता है, कुछ बेस पेयर कहीं कहीं पर चेंज है, और उसी के कारण हम लोग सब एक दूसरे से कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो बाकी के भी जो डीएनए है ना उसके भी बेसिस लगभग लगभग क्या है, सेम है। तो ये जो 1% का डिफरेंसेस है, इसी कारण क्योंकि मैचिंग होती है ना, एक्चुअली क्या है, डीएनए मैच कर रहा है हम लोग का, अधिकतर डीएनए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिक्स करके क्या कर पा रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर पा रहे हैं। सिमिलैरिटी है डीएनए में, क्या है, सिमिलैरिटी है बेस पेयर्स के सीक्वेंस में बहुत सारे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक का जीन मिलाया और दूसरे का जीन मिलाया तो ये कैसे एक बन गए,
क्योंकि इनका बेस ये है कि भाई डीएनए के 99% बेस सीक्वेंसेस सबके क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या कर पा रहे हैं, मर्ज कर पा रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। तो ये बेस है इसका, बायोटेक्नोलॉजी का बेस ही यही है। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बायोटेक्नोलॉजी काम करता है, किस प्रिंसिपल पर बायोटेक्नोलॉजी काम करता है? दो प्रिंसिपल है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सुना होगा आप लोगों ने नाम, और दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। कोई पेन ही नहीं चलता है ठीक से। बायो प्रोसेस लिखा है पर बायोकेमिकल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बायो प्रोसेस या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग दोनों ही होता है, ये देखो, बायो प्रोसेस या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक मेकअप को ही अल्टर कर दिया जाए, मतलब जीन्स में काम हो रहा है, ठीक है। कुछ अल्टरेशन किसमें, जीन्स में, ठीक है, कुछ अल्टरेशन किसमें, जीन्स में करें, तब उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग इसी का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। और बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हो गया, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या हो गया, कि कुछ डिजायर माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, ठीक है। कुछ डिजायर्ड माइक्रोब्स या कुछ एंटीबॉडीज, मतलब जैसे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है या एंटीबायोटिक फॉर्मेशन हो रहा है या वैक्सीन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहां क्या किया हम लोगों ने, जीन में अल्टरेशन किया, अल्टरेशन इन जीन में अल्टरेशन करके हम लोगों ने क्या किया, पूरा जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। कुछ जीन्स में अल्टरेशन किए, कैसे करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे कैसे जीन में अल्टरेशन होगा। और इसमें क्या हुआ कि कुछ न्यू क्या हो रहा है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, और जिससे क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, मतलब कि कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। जब यहाँ केमिकल की बात हो रही है, मतलब केमिकल प्रोसेस, एंटीबायोटिक हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन्स बना ले रहे हैं हम लोग, या एंजाइम्स बना ले रहे हैं हम लोग, एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, या बहुत सारी दवाइयां बना ले रहे हैं, तो इनका जो यूज है, ठीक है, बहुत बड़ा यूज है भाई। एंटीबायोटिक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर ही देखा कि एंटीबायोटिक कितना सारे बैक्टीरियल डिजीज से हम लोग को क्या कर रहा है, हाँ, बचा रहा है। वैक्सीन कितनी सारी बीमारियों से बचा रहा है, और किससे हो रहा है भाई, बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज करके वैक्सीन बनाए थे, लास्ट चैप्टर में हम लोग इसमें पढ़ा था, अभी हम लोग इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, याद है ना, ठीक है। और एंजाइम्स, अभी आप लोग इसमें ही एंजाइम्स का हम लोग पहले भी बहुत सारा यूज देखे हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक बहुत स्पेशल 2 एंजाइम्स का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम लोग इसको ही डिटेल करने वाले हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम लोग इसको डिटेल करते हैं कि एक्चुअली में जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कैसे करता है, और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब क्या करना है, जीन में अल्टरेशन करना है। एक ऊपर सा समझो आप लोग कि हम लोगों को क्या करना है, 2 जीन्स को मिला देना है, ठीक है, या फिर हम लोगों को कोई डिजायरेबल एक जीन लेना है, ठीक है, उसको आइसोलेट करेंगे कहीं से, जिस जीन को आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस जीन का आप नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो होगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। डिजायरेबल जीन भी बोल सकते हैं हम लोग उसको,
ठीक है। तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को लेना है, मतलब आइसोलेट करना सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक, आइसोलेशन ऑफ डीएनए या डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो बात आते हुए लिखते भी जाते हैं, बात भी करते जाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक तेरे जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स हम लोग देखते हैं। देखिए बेसिक 3 स्टेप है, बेसिक सिर्फ 3 ही स्टेप है, 3 स्टेप में ही अगर हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आप डिजायरेबल जेल को पहले सेलेक्ट कर लिए, आप सेलेक्ट कर लिए तो उसकी संख्या को आप बढ़ाएंगे, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या होता है वो भी तो जानेंगे ना कि वेक्टर क्या होता है। अब उसमें उसको क्या करते हैं, उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर उसको होस्ट सेल में डाल देते हैं। ठीक है ना, होस्ट में जाकर वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ऐसे बात करने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लोग पूरा स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ पहले तो सेलेक्ट करेंगे तब आइसोलेट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तब हम लोग आइसोलेट करेंगे। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जिस जीन्स का हम लोगों को क्या करना है, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बहुत सारा चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना, तो हम लोग पहले उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके बाद उसको निकालना भी तो होगा उस ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे उसको बाहर। एक ऑर्गेनिज्म पहले हम लोग ढूंढ लिए कि भाई हम लोग को इस ऑर्गेनिज्म का जीन चाहिए। ठीक है ना, इस ऑर्गेनिज्म का हम लोगों को जीन चाहिए, तो हम लोग क्या करें, उस ऑर्गेनिज्म को लिए उससे जीन को अब क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, उसी में जीन को नहीं हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जीन को हम लोग निकालेंगे बाय द यूज ऑफ टेक्निक्स। ठीक है ना, बाय द यूज ऑफ टेक्निक्स। फिर क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेट द डिजायरेबल जीन और डीएनए भी लिख सकते हैं आप लोग। आइसोलेट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म से, पहले उसको क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे भाई। ठीक है, अब जब हम लोग उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालिएगा। अब हमारे अंदर डीएनए है, ठीक है, बेसिक्स बात कीजिए, आपका ये डीएनए है मान लीजिए। ठीक है, आपका ये डीएनए है भाई, कुछ कुछ बेसिस होगा इसमें, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ए टी सी जी ए टी सी, तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है ना, अब ये आपका बड़ा सा डीएनए है भाई, अब इसमें से कुछ पार्ट को ही, पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं आइसोलेट करेंगे ना, कुछ पार्ट को ही हम लोग निकालेंगे ना। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग इतने पार्ट को निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या करना है, निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खचक खचक कट करेंगे। ठीक है, काटेंगे ना, इतना काट के हम लोग निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बायोमोलिकुलर सीजर बोला जाता है इसको, ठीक है ना, बायोलॉजी में यूज होने वाले जो सीजर है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ टूल्स है वो भी मैं लिखती जाती हूँ बीच बीच में, जिसका हम लोग सब पूरा डिटेलिंग करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझ गए। आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर कह क्या रहा है, ये चैप्टर के प्रोसेस क्या है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता होगा हम अंदर का बताते जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारी चीजों को का रिपीटेशन है। ठीक है, पहले थोड़ी सी बात बताई गई है, फिर थोड़ा देर के बाद उसी को डिटेल किया गया है, फिर उसी को और समराइज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग नहीं, पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। अब इसमें हम लोग क्या करें, स्टेप्स भी देख रहे हैं, टूल्स भी देख रहे हैं।
ठीक है, स्टेप्स भी देख रहे हैं, टूल्स भी देख रहे हैं। तो हम लोग इसको काटने के लिए क्या यूज किया, एक एंजाइम का यूज किया जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है ना, ये एक एंजाइम है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, अब इस जीन को हम लोग को क्या करना रहता है ना, अब ये कटिंग पार्ट है जीन का। ठीक है, अब हम इसको, इस डीएनए को हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं, जब दो जीन आपस में मिक्स होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस दो जीन को मिक्स करने के लिए हम लोग, अब उसको हम लोग को क्या करना है, इस जीन को क्या करना है, रिप्लिकेट करवाना है। एक्चुअली में क्या करना है, इसकी संख्या को हम लोग को बढ़ाना है, लेकिन ये ऐसे संख्या ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है एक वेक्टर का। वेक्टर वर्ड हम लोग पहले पढ़े हैं ना, क्या है, हाँ, जैसे मच्छर क्या था, हाँ, मलेरिया का वेक्टर था, प्लाज्मोडियम को लिया और हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ बीच में एक वेक्टर आएगा जिसके अंदर इस जीन को हम लोग डालेंगे, वो उसके जीन के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और फिर उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के अंदर डाल देंगे। समझ में बात आई? ठीक है, वो उसके जीन के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा वो। ठीक है, अब उसको उठाएंगे और होस्ट में जाके डाल देंगे। अब होस्ट समझेगा कि ये मेरा ही डीएनए है और उसको क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, उसकी संख्या को बढ़ाएगा, जो हम लोग को करना है। एक्चुअली में हम लोग को यही करवाना है। ठीक है ना, क्योंकि उसी माइक्रो, मान लो किसी माइक्रोब्स का है तो उससे हम लोग कुछ प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मान लो इंसुलिन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ काम आता है, बॉडी में हम कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से। नेचुरली पैनक्रियास सीक्रेट करता है हमारा इंसुलिन, जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, जो हम लोग बॉडी में ग्लूकोज ले रहे हैं, है ना, ग्लूकोज ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग जितना एनर्जी खर्च करेंगे उतना ही फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन खाते हम लोग कुछ ज्यादा ही है, ग्लूकोज हम लोग, हमारा बॉडी में ज्यादा फॉर्म हो रहा है क्योंकि हम लोग खा रहे हैं भाई ज्यादा। तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है कि इमरजेंसी के लिए उसको स्टोर करके रख देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में ग्लाइकोजीन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजीन के रूप में स्टोर हो जाता है। इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन हम अभी इंसुलिन हार्मोन मान लीजिए हम लोगों को उगाना हमारे पास नहीं है ना, अब बॉडी में पैनक्रियास खराब हो गया, इंसुलिन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे, तो ये ग्लूकोज पहले हम लोग जान तो जाएं कि इंसुलिन है क्या। ठीक है ना, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। ठीक है, पैनक्रियास से सीक्रेट होता है और ये हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। इन द केस हम लोग 1-2 दिन तक खाना नहीं भी खाते हैं, फास्टिंग करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग मरने लगते हैं क्या विदाउट ग्लूकोज? हाँ, विदाउट ग्लूकोज हम लोग मरने लगते हैं? नहीं लगते हैं, क्यों? अब एनर्जी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में और तब एनर्जी रिलीज होता है। इतनी बात पता है ना? ठीक है, तो अब हम लोग को एनर्जी फॉर्मेशन के लिए तो यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर एक और हार्मोन है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ये भी पैनक्रियास ही रिलीज करता है। ठीक है, तो जब हमारे बॉडी में मान लो ग्लूकोज कम होने लगा तो ये जो स्टोर, मान लीजिए नहीं खा रहे हैं आप, ठीक है, तो यही ग्लाइकोजीन फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और फिर एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरली प्रोसेस चलता रहता है। पर अगर हमारे बॉडी में पैनक्रियास काम करना बंद कर दिया और इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है, तब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा हमारे ब्लड शुगर में। हाँ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगेगा हमारे बॉडी में, तो शुगर हो जाता है, डायबिटीज हमें हो जाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत चल रहा है इंसुलिन से काम, तो कुछ दवाइयों को लेके काम चल जाता है। लेकिन अगर ज्यादा अगर शुगर का लेवल हाई हो गया है तो हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन क्या दूसरे को बॉडी से निकाल के डाल देना है? नहीं, इस इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, कुछ माइक्रोब्स की सहायता से। ठीक है,
ठीक है, अभी हम लोग कैसे प्रोड्यूस हुआ उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कुछ माइक्रोब्स को इस सहायता से अब तो हम लोग क्या किए भाई, ये एक ऐसा हम लोग को मिल गया ऑर्गेनिज्म जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हम लोग इंसुलिन बना सकते हैं, और ये ह्यूमन के हेल्थ में मतलब काम कर जा रहा है। इसके इंजेक्शन से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रह रहा है। तो अब इस इंसुलिन को हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो उस माइक्रोब्स का एक जीन लिए, उसको एक वेक्टर में डालें, ठीक है, वेक्टर में डालकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, है ना, और उसके बाद उसको होस्ट सेल में डालें। ठीक, क्या क्या प्रोसेस बोल रहे हैं, एक से निकाल रहे हैं, वेक्टर में डाल के रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, है ना, और रिकॉम्बिनेंट से निकाल के फिर होस्ट में डाल दे रहे हैं, ठीक है, होस्ट में डाल दे रहे हैं, और होस्ट में क्या हो रहा है, वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। जैसे कि एक बैक्टीरियोफाज भी है, एक क्या है, वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है, हाँ वेक्टर है। तो जैसे बैक्टीरिया होता है ना, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल तो ये एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल भी है, सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो ये जो सर्कुलर डीएनए यही है क्या, प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड की ऐसी खासियत है कि कोई भी जीन इसके अंदर जाएगा ना, तो वो उसके साथ क्या करता है, मर्ज कर लेता है, ठीक है, खासियत है इसकी, और इसलिए ये वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफाज। कैसे, एक बैक्टीरिया में वायरस घुस रहा है, वायरस घुसता है ना, उसी को बैक्टीरियोफाज हम लोग पढ़े थे ना, हाँ, और उसी के अंदर जाकर मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाकर वो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा वेक्टर, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको आइसोलेट किया बाय कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो जब हम लोग अपने जिस माइक्रोब्स का जीन को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, और उसमें किसको अब क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है किसके अंदर, वेक्टर के अंदर, ठीक है। वेक्टर कौन है हमारा, प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के भी इस पार्ट को तो कट करना पड़ेगा ना, हाँ, इस पार्ट को कट करना पड़ेगा ना, तब तो ये जीन यहां पर जाके इनकॉर्पोरेट होगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग इसको कटिंग करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग प्लाज्मिड के भी सेक्शन को क्या करेंगे, इसके डीएनए को भी कट करेंगे, ठीक, सेम एंजाइम से, ठीक है। अभी हम लोग एंजाइम्स के बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, और ये देखेंगे कि भाई एक स्पेशल, सारे एंजाइम्स का ना एक स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है, एक स्पेशल सीक्वेंस है कि मतलब कि हम ए और जी के बीच में ही कट कर सकते हैं, या जी और जी के बीच में ही कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए और इनकॉर्पोरेशन होता भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम कुछ के बारे में बता देते हैं। एक फिगर है आपके बुक में प्लाज्मिड का, निकालिए। अब ये प्लाज्मिड जो है ना, ये फिगर देखिए, ठीक है, ये प्लाज्मिड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैम हाई, बैम H1, साल1, PUV2, PST1, VU1, EcoR1, CLA1, HIN3, दिख रहा है, अलग अलग सेक्शन है। अब ये प्लाज्मिड जो है ना, ये जितने आपको बाहर में दिख रहे हैं ना, ये सब रेस्ट्रिक्शन, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, जो कि सबका एक स्पेशल साइट है काटने का। तो हमारे डीएनए में भी उसी साइट पे काट रहा है, और इनका यहाँ प्लाज्मिड में अलग अलग साइट है, देख रहे हो, है ना। मतलब कि अगर हम लोग HIN3 यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इस सेक्शन को काट रहा है, ठीक है। तो वैसे ही वहां कुछ बेसिस ऐसे हैं, ठीक है, वहां कुछ ऐसे बेसिस हैं लगे हुए जहां ही वो काट सकता है, और सब जगह वो कटिंग नहीं कर सकता है, सब जगह वो सीजर काम नहीं कर सकता, बाकी पोर्शन में नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, सब जगह वो कटिंग नहीं कर सकता है। वैसे ही बैम H1 है, तो वो इसी सेक्शन में कटिंग कर सकता है और कहीं नहीं। तो कितने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही प्लाज्मिड में क्या हो जा रहे हैं, काम कर जा रहे हैं, है ना। इसलिए प्लाज्मिड को ज्यादा यूज किया जाता है वेक्टर के लिए। तो हमारा थर्ड प्रोसेस क्या है भाई, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, यही होगा ना। तो थर्ड स्टेप हम लोग का हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम लोग rDNA भी ऐसे लिखते हैं, बाय यूजिंग वेक्टर, बाय यूजिंग वेक्टर। अब समझ में आया ये पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करा हमने, जो आइसोलेट किया था जीन, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने आइसोलेट किया इस जीन को, उसको किस में इंट्रोड्यूस करा दिया, वेक्टर में डाल दिया हम लोगों ने। अब वेक्टर में वो जाकर क्या होगा, इस एरिया में जाकर के, इस एरिया में जाकर के क्या होगा, अटैच हो जाएगा। मान लो ये ग्रीन कलर का है ये वाला सेक्शन, मान लो यहां से ऐसे कटिंग हुई है, ठीक है, तो ये इस एरिया में जाकर के, चलो यहां ऐसे ही बना देते हैं, क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। अब ये जो अटैच्ड हो गया, अब ये क्या फॉर्म कर दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना, आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। चलो अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको यहां से निकालेंगे और होस्ट के अंदर डाल देंगे। ठीक, ये हमारा होगा फोर्थ स्टेज। अच्छा, यहां पर एक और टूल्स काम करेगा। क्या काम करेगा, अब जब हम लोग यहां डालेंगे तो इसका चिपकना जरूरी है ना। कौन सा एग्जाम था जो चिपका रहा था, याद है, डीएनए लाइकेज, ठीक है। तो यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा, कौन सा, डीएनए लाइगेज। ये भी क्या हो गया, टूल हो गया, जिसका काम है चिपकाने का। अब अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, वो जब कट करते हैं वहां एक स्टिकी एंड छोड़ देते हैं। कोई स्टिकी एंड छोड़ता है, कोई ब्लंट एंड छोड़ता है, ठीक है ना, कोई स्टिकी एंड छोड़ता है, कोई ब्लंट। अब स्टिकी एंड चिपकेगा, ठीक है ना। अब ये स्टिकिंग एंड जहां पर कट किया वहां, यहाँ पर, यहाँ समझो कि एक गम लग गया है ना, और यहाँ भी उसी ने कट किया है तो यहाँ भी लग गया। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू होस्ट, ठीक है। अगर आप बायोटेक लेके पढ़िएगा तो एक पूरा सब्जेक्ट है rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है RDT, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ, अब क्या करेंगे हम लोग, rDNA को इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट के अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है। चलो, और टूल्स हमने क्या यूज करा है भाई, हम लोगों ने वेक्टर भी यूज किया, ये भी एक टूल ही हो गया। ये भी क्या हो गया, वेक्टर हम लोग अलग से यूज किए हैं ना, ये भी एक टूल ही हो गया, ठीक। और हम लोग इसको होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो होस्ट भी एक टूल ही है भाई, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, एक टूल ही है, ठीक। हम सबको डिटेल करेंगे, हम लोग वहां सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, टूल्स के बारे में भी और इन स्टेप्स के बारे में भी, ठीक है ना। चलिए, अब जब होस्ट के अंदर हम लोग डाल दिए, जब हम लोगों ने होस्ट के अंदर डाल दिया, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इस rDNA का होस्ट के अंदर। तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ rDNA इनटू होस्ट। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रिप्लिकेट करेगा, ठीक है, रिप्लिकेट करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेक्निक पढ़ रखी है कहीं फिंगरप्रिंटिंग में, PCR कुछ बताया था मैंने, वो यहाँ काम करेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक टेक्निक और पढ़ रखी है, इलेक्ट्रोफोरोसिस, हाँ वही जेल ही, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है ना, वहाँ उसका भी यहाँ आइसोलेशन में काम आएगा। कैसे आइसोलेट करेंगे हम लोग, उसी टेक्निक को यूज करके करेंगे, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके हम लोग आइसोलेट करेंगे डीएनए को। अब जो पार्ट को डीएनए को ऐसे कट किया और निकाल लिया, कैसे आप निकालेंगे, कैसे निकालिएगा, उसी सेक्शन को कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है कैसे किए थे, कुछ याद है, नहीं याद है तो नेक्स्ट क्लास में उसको याद करके आइएगा, ताकि समझाए तो समझ में आए कि क्या हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होगा, अब इस rDNA को हम लोग क्या करेंगे, प्रोजीनी के अंदर डाल देंगे,
ठीक, जहां भी आपको इसको काम करना है। अब ये जो हम लोग का डीएनए बन गया है, अब उसका मान लीजिए कि कोई दवा बनाना है तो उसके बन गया है तो उसको अंदर डालेंगे, ठीक है, या फिर जहां भी उसको यूज करना, क्या हम लोग तैयार किए उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसका क्या प्रोजेनी होगा। तो ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू प्रोजेनी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू प्रोजेनी। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, अब भाई एक ऑर्गेनिज्म बना ना जो जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाइड किया हुआ है, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक, अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, अगर प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, अगर एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, अगर प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे उसको, ठीक ठीक। इसी में हम लोग, अब देखो ये पूरा ही चैप्टर है, समझ जाइए, जो आप लोग पूरा पढ़ने वाले यही है पूरा चैप्टर, ठीक। क्या करा है हम लोगों ने, अब इसी में देखो हम लोग टूल्स भी पढ़ रहे हैं, है ना। अब जब हम लोग ये होस्ट के अंदर डाल रहे हैं आरडीएनए को, तो किस टेक्निक से डालेंगे उस टेक्निक को भी हम लोग पढ़ेंगे। 3 टेक्निक भी है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक है जीन गन, ठीक, जीन गन, गन की सहायता से उसको क्या करो, पूरे स्पीड के साथ इंट्रोड्यूस कर दो, है ना, जीन गन। पढ़ेंगे डिटेल, पर ऊपर ऊपर आज तो हम लोग चल रहे हैं, सिर्फ बाहर का हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में पूरा क्या है ना। उसके बाद और क्या है, और है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन डाल करके, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिए। और क्या है, और एक टेक्निक है, और एक टेक्निक क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, ये भी एक टेक्निक है। ये तीनों टेक्निक्स भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है पोरेशन, हाँ तो देखेंगे, हाँ हाँ इसको भी देखेंगे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक को यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। और क्या करेंगे, उसको पोर कर देंगे, अंदर डाल देंगे इलेक्ट्रिक को यूज करके, ठीक। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, बायोटेक्नोलॉजी पूरा देख लिया, ऊपर का व्यू, है ना। अब हम लोग इसमें भी डिटेल जाएंगे, भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितना क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इनका जो नाम दिया जाता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है नाम, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे कि डीएनए लाइगेज क्या है। डीएनए लाइगेज तो एक्चुअली चिपकने का काम है, इसका कोई उतना डिटेल नहीं है। पर वेक्टर अभी मैंने आप लोगों को ऊपर ऊपर बताया, है ना, वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर का भी हम लोग अच्छे से जिक्र करेंगे। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पीसीआर टेक्निक को यूज करके मल्टीप्लाई कैसे होगा ये, ठीक। तो हम लोग इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पीसीआर टेक्निक भी देखेंगे। फिर हम लोग जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं कि वो एक स्पेशल क्या, एक स्पेशल जगह पर कट कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, एक स्पेशल जगह पर कट कर रहा है। अब आप लोग देखियो कि डीएनए आपका जो बॉडी है उसमें सिर्फ डीएनए तो नहीं है ना, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, दूसरे भी सबस्टांस है, उनको कैसे हम लोग हटाएंगे, और हटा के ये जाकर उसी डीएनए को ही आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो उन बाकी एंजाइम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो बाकी एंजाइम्स के भी बारे में बात करेंगे, कौन सा एंजाइम जो है वो क्या प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, कौन सा एंजाइम लिपिड को आइडेंटिफाई करता है। वो सारे एग्जाम का भी एक छोटा सा हम लोग एक बनाएंगे कि भाई कौन कौन सा एंजाइम है जो लिपिड को आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन प्रोटीन को कर रहा है, कौन बाकी चीजों को कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बात हम लोग करेंगे, तो फुल डिटेल हम लोग इस चैप्टर में अभी करेंगे, है ना। तो ओवरऑल क्या हम लोग देखें कि बायोलॉजी क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बायोलॉजी को यूज कर रहे हैं किस लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए,
है ना। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को बेहतर बना रहा है, अपनी सोसाइटी को बेहतर बना रहा है बाय प्रोड्यूसिंग क्या, माइक्रोब्स, है ना, ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मेथड्स, जैसे हम लोग बात किए कि टेस्ट ट्यूब बेबी बन गया, एग्रीकल्चर के फील्ड में भाई बहुत, अब हम लोग हर मौसम में हर सब्जी खा रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सब, टेक्नोलॉजी के यूज से ही चल रहा है, ठीक है। और अलग अलग स्वाद का हम लोग को क्या कर रहा है, बहुत सारे सब्जी मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने कहा देखा था कि बहुत सारे जितने जेनेटिक डिसऑर्डर है, जितनी बीमारियां हैं एक्चुअली में, है ना, उसकी जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम लोग, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके वैक्सीन क्रिएट करे जा रहा है या फिर एंटीबायोटिक क्रिएट किया जा रहा है, जो हम लोग को बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ही। और हम लोगों ने क्या देखा कि इसके दो प्रिंसिपल हैं, एक काम करता है किस पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, मतलब वो किसको अल्टर करेगा, जेनेटिक मेकअप को अल्टर कर देगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, बायोकेमिकल प्रोसेस देखा, जहां पर केमिकल्स का प्रोडक्शन होगा, जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन होंगे, एंजाइम्स के प्रोडक्शन होंगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक, बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का डिटेल हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें मैंने बोला कि बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करेंगे। पहला क्या था कि हम लोग पहले एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसके जीन को हम लोग को बढ़ाना है, उसको पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक्चुअली में आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस जीन, इसका जीन अच्छा, मान लो कोई डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है तो इसका जीन बढ़िया है, इसके जीन को हम लोग को बढ़ाना है, ठीक है ना, बढ़ाना है हम लोगों को इसके जीन को। तो इसके जीन को आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको काटेंगे, काटने के लिए क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। अब उसको हम लोगों को क्या करना हो, वेक्टर में डालेंगे, क्योंकि वेक्टर ही इसको पहुंचाएगा कहाँ, होस्ट के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वेक्टर में डालेंगे, जैसे प्लाज्मिड एक वेक्टर है। अब उसके भी डीएनए को कट करेंगे, सर्कुलर डीएनए को, और इसको जाके उसमें क्या करेंगे, चिपका देंगे डीएनए लाइगेज की सहायता से, ठीक है। अब वो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। ये तीनों मेथड यूज करके, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज करके पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब होस्ट क्या करेगा, होस्ट क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेगा, पीसीआर टेक्निक यूज करेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये रिप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। तो रिप्लिकेशन भी आप लोग थोड़ा पढ़ के आइए, क्या था रिप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम कर रहा था, कैसे 5' to 3' क्या हो रहा था, रिप्लिकेशन चल रहा था, है ना। फिर क्या होगा, ये आरडीएनए को फिर हम लोग जो बन गया है उसको प्रोटीन के अंदर डाल देंगे, और जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया है, वो प्लांट हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, वो एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा, ठीक है। जिसका जीन क्या हो चुका है, अल्टर हो चुका है, ठीक है, जिसका जीन अल्टर हो चुका, वो अपने जो क्या बोले, जो अपने पेरेंट्स थे उससे बिल्कुल भी अलग हो चुका है, ठीक है ना। ठीक, समझ में आया, बेसिक समझ में आया इस चैप्टर का। अब हम लोग डिटेल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टूल से। पहले हम लोग ये बात करेंगे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, और फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट करने में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे यूज करेंगे, और उसके साथ साथ और कौन से एंजाइम्स हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या क्या टाइप्स है, ठीक, उसके टाइप्स, कुछ के सीक्वेंस जो आपके बुक में दिए हुए सबके सीक्वेंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसका नाम सबका। अभी हम लोग देखे ना, बैम हाई, हिंट 3, क्या है, क्या है, किसके बेसिस पे रखा गया है, ये था टिपिकल नेम। एक्चुअली में जिस माइक्रोब्स से इसको खोजा जा रहा है ना, उसी के नाम पर रहता है, जीनस और स्पीसीज। उसके बाद हम लोग उसका क्या देखते हैं, क्या स्ट्रेन में वो क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, उस पर उसका तीसरा नाम होता है, और चौथा जो 1, 2, 3, 4 है ना, वो उसका सीक्वेंस है, खोजे जाने का सीक्वेंस होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ आज इस क्लास को एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके डिटेल को देखेंगे, ठीक है।